बच्चों मैंने बताया था लास्ट क्लास में, अगर कोई प्रोसेस ए से बी जा रहा है तो इस प्रोसेस की चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी दैट इज यू पी माइनस यू ए विच इज इक्वल टू 3/2 एन आर डेल्टा टी। एंड फॉर isothermal process, we know that टेम्परेचर क्या रहता है इसमें कांस्टेंट, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा जीरो, सो डेल्टा यू भी क्या आ जाएगा जीरो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड फॉर आइडियल गैस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस एंड फॉर आइडियल गैस। Now the question is, this is our system और इस सिस्टम में some amount of gas है। इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? सो वी कैन change internal energy, we can change internal energy of system by doing work, that means by expansion or compression, ठीक है। एंड दूसरा एंड सेकेंड क्या है, बाय गिविंग या बाय चेंजिंग हीट। ओके, अगर वर्क हम कंप्रेशन या एक्सपेंशन करते हैं तो सभी बच्चों को पता है कि वर्क जब एक्सपेंशन वर्क होता है दैट मीन्स एक्सपेंशन वर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय द गैस। तो उस केस में क्या होता है कि सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है एंड हीट गिवन टू द सिस्टम से एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाती है। सो अगर मान लो कि इस सिस्टम को कुछ हीट हमने दी है Q1। अच्छा, पहले तो लेट की इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जो है अभी U1 है, ठीक है। U1 या E1 मान लो। इंटरनल एनर्जी को बुक में U से भी डिनोट किया गया है और कैपिटल E से भी डिनोट किया गया है, ठीक है बच्चों। तो इसकी इंटरनल एनर्जी अभी हमने मान लिया U1 है। अब थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना आप लोग 1 मिनट के लिए। अगर बच्चों इस सिस्टम को मैंने कुछ हीट दे दी Q, तो हीट दी Q तो सभी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो क्या सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी बच्चों? सर इंक्रीज। वेरी गुड। तो क्या उसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी बच्चों? यस सर। ओके, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लेट की उसकी इंटरनल एनर्जी जो हो गई वो हो गई U1 प्लस Q। ये टोटल इंटरनर्जी हो गई, क्योंकि आपको पता है कि जो एनर्जी है वो इंटरनर्जी के फॉर्म में एसोसिएट हो गई जो भी हमने हीट दी। अब हमने क्या किया, इस सिस्टम पर वर्क किया। जब मैं बोलता हूँ सिस्टम पर वर्क किया हमने, W वर्क किया, तो इसका क्या मतलब होता है, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑफ द सिस्टम होगा, इसका मतलब है ना। जब मैं बोलूँ वर्क, अगर मुझे वर्क डन बाय द सिस्टम होता तो मैं एरो ऐसे दिखाता, ऐसे मैं एरो दिखा रहा हूँ नीचे तरफ, दैट मीन्स वर्क डन ऑन द सिस्टम। और वर्क डन ऑन द सिस्टम का मतलब होता है सराउंडिंग ने प्रेशर लगाया है, सराउंडिंग ने फोर्स लगाया है, तो फिर गैस का क्या होता है, कंप्रेशन। क्या होता है बच्चों, गैस का कंप्रेशन। हाँ, तो गैस कंप्रेस हो गई, वर्क डन बाय द सराउंडिंग है। तो जब दूसरा वर्क दे रहा है अपना, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
और जब, या तो ऐसे याद रखो, जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो सिस्टम के पार्टिकल्स गैस फोर्स लगाती है, सिस्टम में जो अंदर भरी हुई गैस है वो फोर्स लगाती है, तो उसका जो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम में एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीज, तो और इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। वर्क को एनर्जी में ट्रांसफर कर सकते हो ना, वर्क और एनर्जी आपस में इंटरचेंज होते हैं ना, तो इसलिए जब आपने वर्क किया तो अब इसकी इंटरनल एनर्जी टोटल जो हो गई U1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। नाउ मैं यहाँ पे बताने क्या जा रहा हूँ, मैंने क्वेश्चन ये अराइज किया था कि हाउ कैन यू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यू सेड, या वी नो कि वी कैन चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम बाय गिविंग हीट और बाय डूइंग वर्क। ठीक है, नाउ एक्चुअली हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप ये बोल सकते हो बच्चों, एक शायद ये एक लाइन पक्का आपने सुना होगा, वो ये है कि द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर। क्या बच्चों ये बात सुनी आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो ध्यान से, क्या मैं वही वही तो कर रहा हूँ यहाँ पर। जब हमने वर्क किया तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हुई, और वर्क को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटरनल एनर्जी में देखो ऐड कर दिया। दैट मीन्स जो वर्क आपने किया सिस्टम पे, एक तरीके से वो एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया, और वो सभी पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा दिया। जब आपने हीट दिया सिस्टम को तो वो भी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया, और वो हीट से सभी पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। तो क्या हीट एंड वर्क सभी इंटरनल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, यस या नो? Yes. यस सर। तो अगर कोई आपसे पूछता है बच्चों कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो आप बोलोगे, आप ये कह सकते हो, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, एक तो ये बोल सकते हो। लेकिन अब आप 11th में आ गए हो, थोड़ा और अच्छा स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी सिस्टम की पहले इंटरनल एनर्जी U1 थी, बाद में इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, पहले U1 थी विदाउट गिविंग हीट या बाय डूइंग वर्क, बाद में कितनी होगी, लेट की बाद में उसकी इंटरनल एनर्जी U2 है। बच्चों U2 की वैल्यू में क्या लिखूं, U1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। अब मैं U1 को इधर ले आया बच्चों, तो बन गया U2 माइनस U1 इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ना इसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा U इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ या मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब बच्चों इसको बोलेंगे कैसे, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो देखो, यस व्हाट यू सेड, Repeat this. तो मैंने अभी जो अभी तक बोला है कि पहले U1 थी और इसको मैंने U2 लिख दिया। क्या किया बताओ, मैंने U1 था, फिर U2 था, U2 मैंने इसको लिख दिया, U1 को इधर ले आया, तो U2 माइनस U1 इक्वल टू क्यू बाई डब्ल्यू। अभी तो बेटा मैंने वही किया है जो उतनी देर से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नाउ टेल मी, इसको स्टेटमेंट में कैसे बोलोगे, जिसे अभी आप बोलते हो ना कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, तो आप इसको कैसे बोलोगे। देखो ध्यान से, पहले मैं बोल रहा हूँ, फिर आप उस स्टेटमेंट से एग्री करना है या नहीं करना आपको बताना है। देखो, द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहाँ पे वर्क डन ऑन द सिस्टम क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्लस डब्ल्यू लिखा ना, देखो क्योंकि हीट मैंने सिस्टम को दिया है ना। ठीक है, तो देखो क्या मैं बोल रहा हूँ, टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। या ऐसे कह सकते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ सिस्टम इज द सम ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। बच्चों ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब देखो,
ऐसा नहीं कि फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स हमारा डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू नहीं हो सकता। ऐसा नहीं, एक सेकेंड, ऐसा नहीं कि हमारा जो डेल्टा यू है वो क्यू माइनस डब्ल्यू नहीं हो सकता, ये भी सकता है। लेकिन देखो बोलने का तरीका क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू हीट गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम। यहाँ पे बाय द सिस्टम क्यों लगा दिया मैंने, क्योंकि नेगेटिव है वर्क। नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब हीट लॉस्ट हो जाएगी ना सिस्टम से, तो वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब क्या होता है, उसकी एनर्जी कम। तो अगर सिस्टम की एनर्जी कम होगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी कम होगी कि नहीं कम होगी बच्चों बताओ। यस बस तो इसलिए केमिस्ट्री में तो यही फॉर्म लिखा जाता है, फिजिक्स में ये लिखा जाता है, लेकिन आपको पता है कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। यहाँ वर्क डन ऑन द सिस्टम है और यहाँ वर्क डन बाय द सिस्टम है, दैट्स इट। क्या मैं इस स्टेटमेंट को एक बार और बोलूं, यस सर। हाँ बस लास्ट में बोल रहा हूँ, आप चाहे तो अपने आप से नोट कर लेना। टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, क्योंकि प्लस क्यू लिखा हुआ है, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, दैट्स इट। जो मैथमेटिकल टर्म को इन्होंने बोला है, कोई नई इंग्लिश थोड़ा इसमें मैंने बताया, मैं तो साइंटिफिक एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, बस हो गया। क्या मुझे बच्चों मैं लिखूं क्या इसको, या समझ गए आप लोग? नो सर। ओके फाइन। मानसू क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो ध्यान से बच्चों, अगर देखो लिखने को तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जैसे अभी मैंने क्या लिखा, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सो ऐसे भी लिख सकते हैं डी यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसे भी लिखा होता है, बट ध्यान रखना कि जनरली ये यूज करते हैं हम लोग, ये भी सब हो सकता है, ठीक है। स्मॉल चेंज में भी लिख सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अच्छा, तो मैं इसको डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, ये मैंने क्या किया, मैंने डब्ल्यू की वैल्यू क्या रख दी, डब्ल्यू का फॉर्मूला याद है, दो फॉर्मूले थे डब्ल्यू के, डब्ल्यू रिवर्सिबल इक्वल टू -2.303 एन आर टी लॉग वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ये था रिवर्सिबल वर्क डन। और इरिवर्सिबल वर्क डन क्या था, पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, यानी हाँ पी एक्सटर्नल फाइनल माइनस बी इनिशियल। हाँ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये भी तो लिख सकता हूँ बच्चों। डेल्टा का मतलब क्या होता है, लार्ज चेंज होता है ना, इस वाले डेल्टा का मतलब लार्ज चेंज होता है, और इस वाले डेल्टा का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज, सॉरी हाँ इस वाले डेल्टा का मतलब क्या होता है, इस डी का स्मॉल चेंज, डिफरेंशिएशन है ना, स्मॉल चेंज। तो यहाँ पर जब डेल्टा वी लिखा होता है तो ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। अगर ऐसे लिखा हो पी डी वी तो कौन सा वर्क है ये आपका, रिवर्सिबल, स्मॉल चेंज है ना वॉल्यूम। याद करो रिवर्सिबल में हम लोग स्मॉल चेंज करते थे फिर उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इमेजिनरी वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पर फिक्शनल डी बी, या मैं इसको लिख सकता हूँ पी डेल्टा वी। हमें अंडरस्टूड है कि प्रेशर अगेंस्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो वर्क डन होता है, पी इज द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पर इसी डब्ल्यू को, अच्छा सभी वर्क के फॉर्मूले में माइनस साइन लगाना पड़ता था ना, तो यहाँ पे माइनस साइन है। माइनस साइन क्यों लगाते थे याद है, जिससे कि वर्क डन बाय द सिस्टम जो है नेगेटिव आए और वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम को जो है वो एनर्जी उसकी इंक्रीज होती है, तो सिस्टम की एनर्जी जिसमें इंक्रीज होगी उसको पॉजिटिव लेना है और डिक्रीज होती है तो नेगेटिव लेना है। बोलो बच्चों, तो मैंने डब्ल्यू की जगह माइनस पी डेल्टा वी लिख दिया, कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके फाइन, नाउ वी कैन राइट डेल्टा यू, हाँ नहीं बस इतना ठीक है, या एक और लिख सकते हैं Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। अगर इसको स्मॉल चेंज के लिए लिखना हो, स्मॉल चेंज के रिवर्सिबल के लिए लिखना हो, तो वी कैन ऑल्सो राइट डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डेल्टा वी, ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ए फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, स्मॉल चेंज जब भी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना कि सर ऐसे कहीं कहीं बुक में क्यों लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन।
नाउ एक क्वेश्चन मेरे मन में बहुत अच्छा आया था, मैं भूल गया क्या था क्वेश्चन। ओके अच्छा, जरा एक दो पॉइंट मुझे क्लियर कर देना, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। और फिर इस फर्स्ट लॉ को ना आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे। अच्छा बताओ बच्चों, पहले एक बार साइन कन्वेंशन मैं रिपीट करना चाहता हूँ, कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं किसी बच्चों को। अगर मैं बोलूँ हीट अगर मैं कहूँ बच्चों हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर हीट गिवन टू द सिस्टम है तो पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है हीट को? पॉजिटिव, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज होगी। ओके ठीक है। और मैं कहूँ हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम है, इससे क्या लेना है हीट को? नेगेटिव। वेरी गुड नेगेटिव। और मैं कहूँ वर्क डन बाय द सिस्टम है, इससे क्या लेना है? नेगेटिव। अब जरा इस साइन कन्वेंशन पे या वर्क डन ऑन द सिस्टम होता तो पॉजिटिव। अब जरा ध्यान समझना, अगर ये क्वेश्चन बता देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि साइन कन्वेंशन आपको क्लियर है और फर्स्ट लॉ भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझना, बिल्कुल अच्छे से। देखो मैं कहूँ हीट गिवन टू द सिस्टम इज 10 जूल, क्योंकि मैं साइन के साथ नहीं बोलूंगा। हीट गिवन टू द सिस्टम इज 10 जूल एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज 5 जूल। तो बताओ टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम क्या हुई? 5 जूल। +5। बिल्कुल सही जवाब 5 जूल, क्योंकि आपको देखो साइन नहीं बोला गया ना, आपको साइन नहीं बोला गया, आप समझ गए कि हमें साइन कैसे लेना है। मैंने कहा था हीट गिवन टू द सिस्टम इज 10 जूल, यानी कि हीट जो क्यू दे रखा है वो 10 जूल दे रखा है, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज 5 जूल। अब देखो वर्क डन बाय सिस्टम 5 जूल में मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ कि -5 जूल है, मैंने कहा 5 जूल है, लेकिन आपने अपने आप समझ लिया कि -5 जूल है इसको, और यहाँ पे आंसर क्या आ गया 5 जूल, करेक्ट। तो आप साइन कन्वेंशन समझ गए। एक क्वेश्चन और बताओ, हीट गिवन टू द सिस्टम इज 20 किलो जूल एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 5 किलो जूल, व्हाट इज टोटल इन इंटरनल चेंज? 25 किलो जूल। तो अब आप साइन कन्वेंशन समझ गए कि कब आपको हीट को नेगेटिव कब पॉजिटिव लेना है, दैट्स इट। ओके, क्योंकि हम सिस्टम की करस्पॉन्डिंग सब कुछ देख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स में इंटर करने जा रहे हैं और यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में गिवन है। अभी तक जो था वो बस समझो कि इंट्रोडक्शन ही था। तो देखो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, इससे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और यहाँ से हमारी थर्मोडायनामिक्स केमिकल थर्मोडायनामिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सुनो ध्यान से। अगर इसमें फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स को आइसोबारिक के लिए लिखूं बच्चों, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, सॉरी फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, तो कोई बच्चा बताएगा मुझे आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता था? हाँ, किसी बच्चे ने बोला प्रेशर सेम रहता। देखो आइसोबारिक, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो हैव कॉमन सेंस कि अगर बारीक बोल रहा हूँ तब प्रेशर क्या सेम रहेगा। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन, यानी कि वॉल्यूम का चेंज क्या है? कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा? 0 आएगा बच्चों, यस या नो?
Yes, sir. ओके नाउ अब मैं आपसे कहूँ कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगी सिस्टम के लिए, तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस पी इंटू जीरो, इसकी जगह मैंने जीरो पुट कर दिया तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू हो गया। अब ये बात तो बड़ी छोटी लग रही मैथमेटिकली, लेकिन इसका बहुत बड़ा मीनिंग है केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स समझने के लिए। देखो क्यू, देखो बच्चों, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन जब होती है तो या तो उस रिएक्शन में हीट रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। अब आइडियली ये कह दें कि ना रिलीज हो ना एब्जॉर्ब हो अलग बात है, लेकिन ये बिल्कुल ट्रू है कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें हीट या तो रिलीज होती है या तो एब्जॉर्ब होती है, और उसी हीट को हम क्यू कहते हैं। क्यू इज द हीट दैट इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मैं क्यों केमिकल रिएक्शन पे अब आना चाह रहा हूँ, क्योंकि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन। कैसे आप केमिकल रिएक्शन को समझते हो, कैसे प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज किया जाए, ये सब चीज़ें थर्मोडायनामिक्स बताती है, केमिस्ट्री की थर्मोडायनामिक्स बताती है। तो इस जो यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है, देखो, इफ अ केमिकल रिएक्शन और एक्शन का मतलब रिएक्शन इज कैरीड आउट at constant volume, then heat absorbed or evolved by reaction, by chemical reaction is equal to मानसी म्यूट कर लो अपने आप को, इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इस बात का ये मीनिंग है। देखो क्या मतलब मैं बोल रहा हूं, अगर कोई केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराई जाए तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली इक्वल हो जाएगी हीट रिलीज और एब्जॉर्ब्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन एट दैट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एक बार जल्दी मुझे बोलो सब लोग, यहाँ पे क्यू क्या है, हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड or absorbed. इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन सभी को पता होती है। मैं क्यों इतना स्ट्रेस देकर उसको बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो इंटरनल है ना, ये स्टेट फंक्शन है, इंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, इनको कैसे केमिस्ट्री की रिएक्शन से रिलेट किया जाए यही पढ़ना है। अब मैं आपसे कहूँ एक बात कि कोई केमिकल रिएक्शन कराई गई, क्वेश्चन है, कोई केमिकल रिएक्शन कराई गई आर से पी। आर क्या है, रिएक्टेंट, और पी क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, ये कोई केमिकल रिएक्शन है आर से पी कराई गई है। मैंने कहा कि इस केमिकल रिएक्शन को कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराया गया है, यानी कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वॉल्यूम चेंज करना अलाउ नहीं किया गया है, और इस रिएक्शन में 10 जूल हीट एब्जॉर्ब हुई है। तो बताओ उसकी चेंज इन इंटरनल क्या है, 10 जूल। 10 जूल, ये मतलब ये बात छोटी, लेकिन समझो इस बात को कि अगर अगर इंटरनल को मुझे केमिकल रिएक्शन से रिलेट करना है तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में तो एक सिस्टम हो गया, तो इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड चेंज इन एनर्जी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इफ इट इज़ कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर इंटरनल एनर्जी को और डिफाइन करना हो तो हम बोलेंगे इंटरनल एनर्जी इज द हीट रिलीज और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए केमिकल रिएक्शन, है ना। क्या बोल सकता हूँ मैं, इट इज द
heat released or absorbed of a chemical reaction at constant volume, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यस बोलो सर तो मैं अगर केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट वेपराइज कर गया तो वो भी चेंज इन वॉल्यूम में आएगा ना? चेंज इन वॉल्यूम में आएगा तो इस इक्वेशन को नहीं लगा सकते हो। मैं कंडीशन बोल रहा हूँ कि अगर आपका अच्छा सर वो बताओ वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो इसमें वर्क डन कहाँ पे हो रहा है? जब एक्सपेंशन तो मैंने जीरो कर दिया ना, देखो ना डेल्टा वी तभी जीरो है। अगर अच्छा बताओ मुझे, कंटेनर अगर क्लोज्ड है एकदम, तो क्या एक्सपेंशन हो पाएगा क्या गैस का? नो सर। तो फिर कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ ना, और कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ तो उस रिएक्शन में दैट मीन्स इसमें अगर हीट जो भी क्यू दोगे या हीट जो भी रिलीज बाहर निकलेगी वो सब किसके बराबर हो जाएगी? चेंज इन एनर्जी बराबर हो जाएगी, बिकॉज डेल्टा वी जीरो है। तो अगर कोई रिएक्शन क्लोज्ड कंटेनर में हो रही है जिसमें कि वॉल्यूम चेंज होना अलाउ नहीं हो रहा है, तो उस केस में इंटर एनर्जी इज डायरेक्टली इक्वल टू द हीट इवॉल्व या हीट गिवन टू द सिस्टम। अब इसको मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। बट एक्चुअल में जो रिएक्शन होती हैं, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा है जस्ट नाउ, बट एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उनको कांस्टेंट प्रेशर पे कराया जाता है, ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे। क्यों? क्योंकि गैसेस प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे बच्चे ने बोला कि वेपराइज हो रहा है, गैसेस प्रोडक्ट बनते हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंड होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए अगर केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे कराई जाती है तो ये जो हीट है वो किस स्टेट फंक्शन के बराबर होती है? फिर से मैं रिपीट करता हूं, अगर केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है तो हीट डायरेक्टली इक्वल टू डेल्टा यू। तो क्वेश्चन इज, ये हीट किस स्टेट फंक्शन के बराबर होगी अगर केमिकल रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे कराया जाए? क्या मेरा क्वेश्चन क्लियर है सभी को? राहुल, राहुल म्यूट करना अपने आप को। बच्चों क्या ये मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये हीट किस स्टेट फंक्शन बराबर होगा अगर केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे कराई जाए? तो देखो ध्यान से, यहां पे एक पॉइंट में लिख रहा हूं, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन carried out at constant pressure। बट बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती हैं। सो क्वेश्चन अराइजेस, सो क्वेश्चन इज हीट Q एट कांस्टेंट प्रेशर, मैं इसे लिख देता हूँ QP, है ना? QP मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर विल बी इक्वल टू विच स्टेट फंक्शन? जरा बताना मुझे, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर था? QV किसके बराबर था? डेल्टा यू। डेल्टा यू बेटा, वेरी गुड। बट क्वेश्चन है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगा? अब इसका जवाब किससे लेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, क्योंकि एक लॉ है वो, उससे सभी लोग पूछेंगे। तो हम रिकॉल करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। तो वी कैन राइट, इसका आंसर निकालने के लिए वी कैन राइट डेल्टा यू इक्वल टू क्यू पी प्लस डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी। और इस फर्स्ट लॉ को हम लिखेंगे फॉर आइसोबारिक कंडीशन, फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। फॉर आइसोबारिक प्रोसेस के लिए लिखेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा पी क्या होता है? जीरो। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि यहाँ डेल्टा पी तो कहीं है ही नहीं, डेल्टा पी को जीरो कर नहीं सकते। क्यू की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? डेल्टा यू माइनस पी डेल्टा वी। और यहाँ पे कुछ भी जीरो नहीं कर सकते हम लोग, ये मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डेल्टा पी डेल्टा वी था ना बच्चों? और आप लोगों ने बताया भी नहीं, डब्ल्यू की जगह माइनस पी डेल्टा वी रखना था ना? वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी होता है ना? तो यहाँ पे Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्या मैं यहाँ पे कुछ भी
यहाँ पे प्लस साइन माइनस साइन होने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि हमने डेल्टा वी को जीरो कर दिया था, लेकिन अब पड़ेगा ना, इसलिए मुझे याद आ गया। Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। क्या यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पे कुछ भी जीरो किया जा सकता है? बताओ। डेल्टा पी का टर्म कहीं है क्या इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में? नो सर। ओके, नो सर। तो जीरो नहीं कर सकते कुछ भी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है और चेंज। अच्छा, जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो मतलब वॉल्यूम चेंज होना अलाउ है ना? यस या नो? जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज होना अलाउ है, तभी तो प्रेशर कांस्टेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब तभी तो डेल्टा वी, देखो डेल्टा वी आ गया। अब क्या करें? तो इसलिए न्यू स्टेट फंक्शन देखो कैसे डिफाइन किया गया। अभी ध्यान देना कि कांस्टेंट प्रेशर पे हीट जो क्यू है दैट इज रिटन डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। सी, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जब इस तरह डिफाइन करना होता है ना कि नया स्टेट फंक्शन बताना है, तो मैं इतना भूमिका बना रहा हूँ उतनी देर से ना, डायरेक्टली डिफाइन कर देते हैं लोग बाग कि बट इंथैल्पी मुझे पढ़ाना है अब बेसिकली, लेकिन उस इंथैल्पी तक पहुँचने के लिए इतनी देर से बातें कर रहा हूँ जबकि ऐसी बातें कहीं नहीं होती हैं। न्यू स्टेट फंक्शन अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ इंथैल्पी, और कैसे आया इसलिए मैं समझा रहा हूँ। देखो, तो न्यू स्टेट फंक्शन इंथैल्पी आया, और कब आया? वो कांस्टेंट हीट पे। कैसे आया अभी 1 मिनट में समझ आ जाएगा। देखो, नया स्टेट फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इंटरनल एनर्जी के बाद कहाँ पे आ गए? इंथैल्पी। और कम से कम ये पॉइंट तो आप याद रखो कि सर ने इंथैल्पी कब डिफाइन किया था? जब केमिकल रिएक्शन को कांस्टेंट प्रेशर पे कराना था और कांस्टेंट प्रेशर पे देखना था कि हीट किस के बराबर होगी। ठीक है, अब न्यू स्टेट फंक्शन इंथैल्पी जो है H होता है। इंथैल्पी H, ये इंथैल्पी क्या होती है? देखो कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज टोटल हीट चेंज it is total heat change of the system at constant pressure। और मैंने क्या बोला? एनर्जी क्या बताया? ऐसे बोल सकते हैं, इट इज टोटल हीट चेंज ऑफ द केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। सिस्टम, हमने केमिकल रिएक्शन को सिस्टम मान लिया है। और इंटरनल एनर्जी जब डिफाइन करते थे यहाँ पर, तो इट इज टोटल हीट चेंज ऑफ द सिस्टम केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम, बस यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर कर दिया गया। मैथमेटिकली एंथैल्पी H इज रिटन एज U प्लस PB। अब कभी मत पूछना कि ये कहाँ से आया, क्योंकि इसका डेरिवेशन कहीं नहीं है। इंजीनियरिंग या MBBS करोगे तब भी आपको इसका डेरिवेशन शायद पढ़ाया जाए, बट मैंने ऐसे क्यों लिखा ये मैं आपको समझा सकता हूँ। क्यों? एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है इज द फंक्शन ऑफ U, P एंड B। यस या नो बोलो जल्दी से। कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट है वो U, P और V का फंक्शन है कि नहीं है? इंटरनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम। इसलिए मैंने एंथैल्पी क्या लिखा है? इसलिए एंथैल्पी क्या लिखा है? UPB। इतना समझाने के लिए, इस लाइन को लिखने के लिए सब ये कहानी उतनी देर से बता रहा था मैं आपको कि एंथैल्पी में U, P और V क्यों आते हैं, क्योंकि हीट जो है कांस्टेंट प्रेशर पे U, P और V तीनों का फंक्शन है, इस वजह से। नाउ अच्छा बताना बच्चों एक बात, सच में क्या इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग? नो ना? नो सर। तो जब इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट नहीं आ सकती है तो क्या एंथैल्पी एब्सोल्यूट आ सकती है? नो सर। वेरी गुड। तो वी आर इंटरेस्टेड इन चेंज इन एंथैल्पी। ओके, इसलिए देखो ध्यान से, अभी मैं इसको नहीं हटा रहा हूँ क्योंकि इसकी जगह मुझे कुछ लिखना है। तो चेंज इन एंथैल्पी कैसे लिखूं? लेट कि किसी पॉइंट ए पर ये कोई रिएक्शन है ए बी, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है। किसी पॉइंट ए पर एंथैल्पी H1 जो है वो U1 प्लस PV1 और H2 जो हो जाएगी पॉइंट बी पर
U2 प्लस PV2। मैंने प्रेशर क्यों नहीं चेंज किया? बिकॉज इंथैल्पी कब डिफाइन किया हम लोगों ने? कांस्टेंट प्रेशर। वेरी गुड। और जब चेंज लिखना होता है तो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं क्या लिखूंगा? H2 माइनस H1 इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस V1। क्या मैं बच्चों को लिख सकता हूँ? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? जल्दी फास्ट। यस सर। सही बच्चे बोलें। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब जरा देखो ये क्या लिखा है बच्चों? ये क्या लिखा हुआ है? ये सेम चीज लिखी हुई है। यस सर। क्या मैं इसकी जगह क्यू लिख दूं? क्या मैं इसके प्लेस पे क्यू लिख दूं? यस सर। ओके, तो आ गया डेल्टा H इक्वल टू क्यू। क्या समझे? अगर इंथैल्पी डिफाइन करना हो तो क्या सुबह 4 बजे उठ करके डिफिनेशन याद करोगे इंथैल्पी की? बस सीधा सीधा हंस के एकदम मुस्कुरा करके कुछ खा कर बोल दो, इंथैल्पी इज द टोटल हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। जब कोई केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है तो उसमें जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब जो होती है दैट इज इंथैल्पी। जब कोई रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है तो उस रिएक्शन में हीट रिलीज या एब्जॉर्ब इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी, दैट्स इट। और इंथैल्पी में पहुंच गए। अब पूरा चैप्टर में इंथैल्पी इंथैल्पी होगा आने वाले मतलब कल की क्लास में, ठीक है? करेक्ट। तो डेल्टा H आ गया QP, हीट चेंज of the system at constant pressure is called enthalpy and enthalpy is a state function। इंटरनल एनर्जी भी स्टेट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेज में ही बताए जा सकते हैं। तो एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का भी फायदा उठाएंगे। अब सुनो ध्यान से, जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है उसको एक बार मैं और लिखता हूँ और जल्दी से यस बोलोगे, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। क्या मैंने आपको ये पढ़ा दिया? हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा U, हीट चेंज ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा H। क्या मैंने ये पढ़ा दिया आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके फाइन गुड। अब देखो इंथैल्पी का फॉर्मूला आपने क्या लिखा है? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P डेल्टा V। ये लिखा था बच्चों आप लोगों ने, है ना? बट इस फॉर्मूले को केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करने के लिए थोड़ा और मॉडिफाइड कर सकते हैं। अच्छा बताओ, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, आपने ज़्यादा रिएक्शन तो अभी 10th में पढ़ी नहीं है, जब भी कोई रिएक्शन होती है बच्चों, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं? हमेशा। अब कोई केमिकल रिएक्शन ऐसे है A चेंज इनटू B प्लस C, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हैं क्या? प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? 2। रिएक्टेंट में कितने हैं? 1 मोल्स, 1 मोल। अगर कोई रिएक्शन ऐसी है 2A चेंज इनटू 2B प्लस 5C, प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? 5 प्लस 2 7 मोल्स। और रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। तो केमिकल रिएक्शन में मोल चेंज होते रहते हैं। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि अगर हम इस फार्मूले को मोल्स के टर्म में लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या करें? ये इसकी हेल्प कहाँ से लें? इसके लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन को याद करना पड़ेगा। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी? PV इक्वल टू nRT। ये थी ना आइडियल गैस इक्वेशन? प्रतिभा कल ही बताया था मैंने ये। यस सर बोलो आप जल्दी से। यस सर। ओके, अब इसको अगर चेंज इन वॉल्यूम लिखा जाए, प्रेशर तो कांस्टेंट है, देखो P डेल्टा V इक्वल टू, रिएक्शन में मोल चेंज होते हैं तो डेल्टा N R T। टेम्परेचर कांस्टेंट, R कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है और डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा N R T। मैं डेल्टा N को डेल्टा NG लिख देता हूँ। G मतलब गैस। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डेल्टा H डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT, डेल्टा NG RT।
ये इम्पोर्टेंट, ये फॉर्मूला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला। अब डेल्टा एन जी देखो क्या है, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एच इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्यों इंपॉर्टेंट है, जरा देखो ध्यान से। पहले डेल्टा एन जी क्या है, मैंने डेल्टा एन जी क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि वॉल्यूम रिएक्शन का तभी चेंज होगा जब गैसीय प्रोडक्ट में चेंज आएगा। अगर लिक्विड सॉलिड बनते हैं तो क्या वॉल्यूम में चेंज आएगा, क्या एक्सपेंशन किससे होता है, गैस से या लिक्विड या सॉलिड से, गैस से होता है ना एक्सपेंशन मेनली। तो हाँ, इसलिए डेल्टा एन जी क्या है। अच्छा मान लो हम क्या बोलेंगे, ध्यान देना बच्चों, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, अगर इसका जवाब दे दोगे मैं बड़ी बड़ी खुशी होगी। रिएक्टेंट पे मान लो गैस के 2 पार्टिकल थे, जब प्रोडक्ट बना तो गैस के 4 पार्टिकल्स हो गए, एक्सपेंशन हुआ है कंप्रेशन हुआ, बताओ। Expansion. वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज होगा, तो गैस के पार्टिकल ज़्यादा बनेंगे तो एक्सपेंशन हो गया। तो डेल्टा एन जी क्या है, डेल्टा एन जी, डेल्टा का मतलब चेंज और चेंज का मतलब फाइंड मास इनिशियल। डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ gaseous प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ये होता है डेल्टा एन जी। फाइनल मास इनिशियल, फाइनल किसी रिएक्शन में फाइनल चीज क्या होती है, प्रोडक्ट, इनिशियल क्या होता है, रिएक्टेंट। अब आपको 1-2 एग्जाम्पल समझ लो, सीधी बात है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। पहले तो एक जनरल क्वेश्चन बताता हूँ, क्योंकि डेल्टा एन जी निकालना नहीं आएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं होंगे। तो क्वेश्चन 1 है, कोई रिएक्शन है, ए गैस से आप जा रहे हो बी गैस प्लस 2C गैस, और मैं कहूँ इसके लिए डेल्टा एन जी क्या होगा, तो क्या बताओगे, बोलो बोलो। व्हाट इज 3 minus 1. बिल्कुल सही। 3 minus 1. हाँ, 1 + 2 3 - 1 यानी कि 2 मोल्स आ गया डेल्टा एन जी। चलो ये अधिकतर बच्चे समझ गए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने आंसर नहीं दिया, इसलिए मैं अभी और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़े से डाउट हो सकते हैं। CH4 का नाम तो सबको पता है ना, मीथेन गैस। इसके रिएक्शन करा दो O2 से, तो क्या बनेगा, CO2 + 2H2O। इस रिएक्शन का नाम याद है, क्या बोलते थे अमन, जब किसी हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन से बर्न करते हैं तो क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, Combustion. कंबशन। Combustion. वेरी गुड भूमिका, वेरी गुड, कंबशन। अभी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे कार्बन 1 है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 4, 2H2 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 2, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 2 तो 4, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गैस। अब जरा मुझे कौन बताएगा इसका डेल्टा एन जी क्या है, व्हाट इज डेल्टा एन जी फॉर दिस रिएक्शन, Sir, 0. 0. 0 0. 0 0, शाबाश शाबाश। और कोई है 0 वाला, कौन कौन 0 को लाइक करता है, राहुल म्यूट करो अपने आप को। भूमिका ने 2 बता दिया, भूमिका ने 2 बता दिया, देखो। अमन व्हाट से, अमन 0 है ना बेटा, अमन की आवाज नहीं आ रही। खुशी आपका आंसर भी 0 है, Yes. अच्छा। अभी क्या कर रही थी आप खुशी, इतनी देर से, इतनी देर में जवाब क्यों दिया,
क्या आप वीडियो नहीं देख रहे थे अच्छे से? वैशाली आपका आंसर क्या है? नहीं सर, आपकी सर, वॉइस क्रैक 0 हो रही है, तो अब पहुंची यहाँ पे। अच्छा 0। इश्ता आपने भी 0 बताया ना? यस सर। अच्छा, और कौन बचा? चलो टाइम हो रहा है। मैंने डेल्टा जी पूछा है, जी से क्या मतलब समझे आप? गैस, यानी कि केवल गैस के मोल का चेंज देखना है, क्योंकि उसी के मोल के चेंज होने से, गैस के मोल के चेंज होने से ही वॉल्यूम चेंज होगा। और आप लोगों ने किसके मोल देख लिए? वाटर लिक्विड के। बड़ी खुशी हुई मुझे जान करके। तो प्रोडक्ट में गैस, देखो ऊपर लिखा भी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, और देख क्या रहे हो? लिक्विड। तो बताओ प्रोडक्ट साइड गैस के कितने मोल्स हैं? CO2 गैस थी यहाँ पे, 1 1। और रिएक्टेंट साइड गैस की कितने मोल्स हैं? 3 2 नहीं, 3। एक CH4 और 2 O2, 3। यस सर 3। क्या चेंज आया? भूमिका ने एक सही बोला, लेकिन वो भी साइन नहीं लगाया, बताओ। तो -2 आएगा डेल्टा एन जी। और -2 ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ गैसेस मोल कम हो रहे हैं, यानी कि कंप्रेशन, गैस पहले ज़्यादा थी रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट साइड कम हो गई, तो ये कंप्रेशन जैसा हो गया है, कह सकते हो आप। तो इसका डेल्टा एन जी आ गया। चलो इस बार बहुत गलती बताई, इसलिए एक मौका आपको और देता हूँ, तभी आगे बढ़ूंगा मैं। टाइम हो गया। एकदम चुप, अभी छोड़ दूंगा 2 मिनट में। ओके सर। यस बच्चों, ये आपको कौन लगता है? C6H6? बेंजीन। बेंजीन। ये किसकी आवाज़ है? एकदम से एकदम बोलते हैं तो एकदम। राहुल बेटा आप म्यूट ही रखो अपने आप को। C6H6 लिक्विड, इसका मैंने O2 सेक्शन कराया तो बन गया 6 कार्बन है, तो 6CO2 गैस प्लस 3H2O लिक्विड। बैलेंस करेंगे तो ऑक्सीजन कितने इधर? 6 2 12 और +3 15 ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2। तो इधर भी 15 ऑक्सीजन करने हैं, तो 15 ऑक्सीजन करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 हो गए, और फिर 2 से डिवाइड कर दिया। ये गैस में है। नाउ टेल मी इसका डेल्टा एन जी क्या है? राहुल मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। ओके -3/2 -3/2 -3/2 वेरी गुड। इस बार तो क्वेश्चन पूछने से पहले से बता दिया, मतलब एकदम गुस्सा होके बैठे थे क्या? किस बार जवाब सही देना है? बिल्कुल सही आंसर है। 6 - 15/2 कितना आ गया? -3/2। सबका आंसर यही है ना? यस सर। ओके तो समझ में आ गया।